तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपना टॉपिक रहेगा सेल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। बोल रहा है कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। देख लीजिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा यह क्वेश्चन देखा जाता है, तो इसे अभी ही माइंड में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका की आकार और आकृति अलग अलग होती है। जी हाँ गाइस, कोशिका की आकार कोई पतली, कोई चौड़ी, कोई लंबी, इस तरह से होती है। उसका कोई निश्चित आकार नहीं होती, अलग अलग होती है। यह दो टाइप का होता है, लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अभी ही माइंड में फिक्स कर लो। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल का स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये देख लो, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा बार बार यह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? कोशिका बहुत छोटी होती है, इसे नंग आंखों से देखा नहीं जा सकता। बोल रहा है कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जी हाँ गाइस, उसे हम खुले आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही हम उसको देख सकते हैं। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल कई अंगों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गन कहते हैं, जो निम्न है। पहला क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। तीसरा है न्यूक्लियोलस। चौथा है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर, गोल्जी बॉडी दोनों बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, अब इसको हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, राइबोसोम क्या है, साइटोप्लाज्मा क्या है। थोड़ा सा आप लोग डायग्राम भी देख लो, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये देख लो गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उसके बाद देखेंगे। ये आगे आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी आवरण होता है। यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ गाइस, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह चयनात्मक पारगम झिल्ली सेलेक्टिव पेरिमीटर मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है, जो केवल कुछ ही पदार्थ को अपने अंदर और आने जाने देती है। मतलब बोल रहा है कुछ ही पदार्थ को अपने अंदर और बाहर आने जाने देती है, जैसे जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। समझ गए? सेल कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है सेल झिल्ली। ये देख लो, दिखाता हूं आपको डायग्राम में, देख लो। ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, जो दिख रहा है ना आपका सेल मेम्ब्रेन है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या कर रहा है? फंक्शन की बात करें तो सेल का क्या कार्य होता है? यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। जी हाँ गाइस, कोशिका को एक आकार प्रदान कर रही है, देख लो यहाँ पे। और क्या है? यह साइटोप्लाज्मा को कोशिका के अंदर बंद रखती है। साइटोप्लाज्मा इसके अंदर बंद रहती है। साइटोप्लाज्मा आप सभी को दिखाता हूं एक बार। ये रहा आपका साइटोप्लाज्मा। ये जो खाली जगह आप सभी को दिख रहा है, खाली जगह, इस साइटोप्लाज्मा है, जो कि पूरा कोशिका इसको कवर करके रखी है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इतनी सारी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कर रहा है? यह भोजन एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। तो यहां से आपका क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका केंद्र, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहते हैं। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, आरबीसी और प्लेटलेट को छोड़कर सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। मतलब कि
जो बोला जा रहा है आरबीसी और प्लेटलेट को छोड़कर सभी कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है। इतना आपको दिमाग में फिक्स करना है। बस अगर कोई पूछेगा कि न्यूक्लियस किस में नहीं पाया जाता है तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट को छोड़कर। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है, ठीक है ना। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस आप सभी को दिखाता हूं, ये देख लो, ये रहा आपका न्यूक्लियस, दिख रहा है ना, न्यूक्लियस। और क्या बोल रहा है इसमें, केंद्रक सामान्यतः कोशिका के बीच में उपस्थित होता है। जी हाँ गाइस, ये देख लो, बीच में उपस्थित है, ये ना, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है और इसके बीचों बीच उपस्थित है। इधर आगे आपका गोल्जी ऑपरेटर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ओके, चलिए लाइन तो क्लियर हो गया। अब अगला लाइन देखते हैं। केंद्रक एक चयनात्मक पारगम झिल्ली से घिरा रहता है। ये भी एक सिलेक्टिव पेरिमीटर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन पाए जाते हैं। समझ गए बात को। इसके अंदर, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस, ये रहा आपका न्यूक्लियोलस, ये देख लो, बीच वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये है न्यूक्लियोलस। अब आगे देखते हैं क्या है। न्यूक्लियोलस केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है, जैसा कि मैं आपको बताया था कि बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियोलस है। ये पूरा न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो आपको पूरा डार्क वाला दिख रहा है ना, ये है न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन एक धागे के समान रचना होती है जो डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है और यह केंद्रक के भीतर पाया जाता है। ये भीतर पाया जाता है, इसलिए आप सभी को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये भीतर पाया जाता है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। किसके भीतर पाया जाता है, तो केंद्रक के भीतर, न्यूक्लियो के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन गाढ़ा होकर क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करता है। समझ के बात को। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन गाढ़ा होकर क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करता है। एक सामान्य व्यक्ति में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाएगी। जोड़ी की बात करें ना, क्रोमोसोम अगर 23 रहेगा तो गुणसूत्र 46 रहेगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका साइटोप्लाज्मा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। कोशिका में कोशिका कला के भीतर, सेल मेम्ब्रेन के भीतर तथा केंद्रीय कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाए जाने वाला द्रव्य लिक्विड साइटोप्लाज्मा कहलाता है। देखिए डायग्राम देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका है डायग्राम, ठीक है। साइटोप्लाज्मा कहाँ है, तो ये देखिए आपका साइटोप्लाज्मा है, जो कि ये द्रव्य है, लिक्विड है, पूरा लिक्विड भरा है। जो आप जितना भी खाली जगह देख रहे हैं ना, ये लिक्विड भरा रहता है इसमें, ठीक है ना। इसी को साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी ऑपरेटर, ये सब तैरते रहते हैं। बात को समझ गए। और ये आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। समझ गए बात को ना, ठीक है। और देखते हैं क्या बोल रहा है। जो कि कई पदार्थों प्रोटीन के साथ घुलनशील बनाए रखता है। मैं बताया था ना आपको कि इसमें तैरते रहते हैं सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर। ये देखो, ये गोल्जी ऑपरेटर कहाँ है, तो ये साइटोप्लाज्मा में है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, तो साइटोप्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग। लाइसोसोम का बात आएगा तो सबसे पहले ऊपरी लाइन में लिखना है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब कोई जब कोई सेल अपना सामान्य कार्य नहीं कर पाती, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब उसे लाइसोसोम ब्लास्ट, मतलब खुद फटकर उसे जलाकर वो भी भस्म हो जाते हैं और लाइसोसोम भी मर जाते हैं। वहां पर एक नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जब कोई क्षतिग्रस्त सेल हो रहती है तो लाइसोसोम उसे मार देती है, नष्ट कर देती है। तो लाइसोसोम को कोशिका का मतलब लाइसोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला छोटी रचना होती है। ये जो आपका पूरा सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा बताया था आपका, ये पूरा खाली जगह साइटोप्लाज्मा रहता है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मा है और इसके अंदर पाया जाता है आपका लाइसोसोम, जो कि इसके ऊपर दिख रहा है लाइसोसोम। ये जो गोल टाइप का दिख रहा है, ये आपका लाइसोसोम है, ठीक है।
लाइसोसोम है, जो कि पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करते हैं तथा प्रोटीन एवं वसा का चयापचय करने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करते हैं तथा मेटाबॉलिज्म करने में भी मदद करते हैं, किसका? प्रोटीन एवं वसा का। ओके, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम ये आगे आपका जो लाइन में आपको पहले बता रहा था, ठीक है, इसको आप अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो। जब तक इसको आप फिक्स नहीं करोगे तो आपको लाइसोसोम का कोई मतलब नहीं रहेगा। सुसाइड बैग भी कहा जाता है किसको? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं है, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि जूते के आकार की होती है, जूते शेप की होती है, समझे ना। माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मैं बताया था ना कि सारे जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर, इस सारे साइटोप्लाज्मा में घुलनशील रहते हैं, तैरते रहते हैं, लिक्विड वो रहता है उसी में लोग रहते हैं। इसे सेल का पावर हाउस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। ये लाइन अगर आप मिस करते हैं तो आप कुछ भी लिखो आपको नंबर नहीं मिलेगा। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह स्टोरेज करने का काम करती है, ठीक है। यह एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है, एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में भी बदल देता है। बढ़ते हैं इसके आगे। अब आगे आपका राइबोसोम। राइबोसोम इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। यह आरएनए और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनता है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ से होता है? न्यूक्लियोलस में होता है, और यह आरएनए और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनता है। राइबोसोम दो भाग से मिलकर बनते हैं, डोम शेप, एक कैप शेप का होता है। ये देख लो आपका डायग्राम, ठीक है ना। एक देखो मुट्ठी की तरह दिखाई दे रहा है, ये आपका अंगूठा हो जाता है, इधर का उंगली ऐसे इस तरह से रखे हुए दिख रहा है ना। ये हो गया लार्ज, ये हो गया स्मॉल, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं सॉरी गाइस। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। इसका मैकेनिज्म क्रिया भी देख लेते हैं। चलिए आगे, मैकेनिज्म क्रिया क्या है? एक मिनट। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियस में होता है और यह न्यूक्लियोलस में छोड़ दिया जाता है। यह राइबोसोम जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप जुड़ जाता है, वहां पर यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये लाइन आपको हर हालत में याद करना है, ठीक है ना, तभी आपका राइबोसोम कंप्लीट होगा। अब आगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की बाहरी परत से मिलकर बनता है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रकार या दो प्रकार का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में RER मतलब SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक खुरदुरी क्यों होती है इसको देखो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? तो ये देख लो, इसके कणों में राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना धब्बा धब्बा, ये आपका राइबोसोम रहता है, जिसके कारण से यह खुरदुरी रहती है। और इधर की स्मूथ देख लीजिए, इसमें राइबोसोम नहीं रहता है, जिस कारण से यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, देखिए एक मिनट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाने के चक्कर में यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास 60 प्रकार के राइबोसोम होते हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का संशोधन, मॉडिफिकेशन और प्रोटीन पैकेजिंग भी होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये आप देखिए पैकेजिंग, ये आपका छोटा सा दिख रहा है, पैकेजिंग भी होती है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, जिस वजह से यह बहुत स्मूथ रहता है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। स्मूथ का मतलब इसमें राइबोसोम नहीं होते, रफ का मतलब राइबोसोम होते हैं। समझ गया? ये दो लाइन आपका क्लियर हो गया। दोनों में एक एक लाइन लिखेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वेसाइकल पाए जाते हैं, वेसाइकल पाए जाते हैं। वेसाइकल के अंदर प्रोटीन भरा हुआ रहता है। ठीक है गाइस, बस यहाँ से आपका मतलब कंप्लीट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करती है। जी हाँ गाइस, यह प्रोटीन बनाने में भी मदद करती है। जी हाँ गाइस, जब हमारी मांसपेशियां संकुचन, मस्कल कंट्रैक्शन करती तब यह कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ से आपका सेल कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज आपका अगला पढ़ाऊंगा, फंक्शन ऑफ सेल। सेल का कार्य क्या होता है, सेल क्या करता है, सेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी कार्य करता है, बहुत सारा कार्य करता है, जिस कारण से उसका वीडियो में अगले वीडियो में लेके आऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और आपको अगली टॉपिक किस वीडियो का चाहिए उसका भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिस सिस्टम का आपका वीडियो चाहिए बता दीजिए, मेरे को सारा सिस्टम का वीडियो रखा हुआ है, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।